हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एचपी स्टडीज़। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ एक टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर दिए हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी टॉपिक्स को वन बाय वन कवर करें और उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करें। ठीक है, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम थ्योरी को समझते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। जिन भी एस्पिरेंट्स ने अवेल नहीं किया है और अवेल करना चाहते हैं तो आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। आप इंटरेस्टेड हैं, निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। एप्लीकेशन पे जाके आप अवेल कर सकते हैं बैच को। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो दी है आपके एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने। ठीक है जी। इनकी जो एक्सपेरिमेंट है, काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है, एनिमल पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और आपकी बेसिकली ये बात करते हैं हमारी लर्निंग के कुछ एक लॉज हैं। ठीक है, प्राइमरी लॉज हैं और सेकेंडरी लॉज हैं। वन बाय वन हम उनको भी डिस्कस करेंगे। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस थ्योरी से। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज गिवन बाय। ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दी है? इस थ्योरी का नाम है परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है जी। थर्नस्टन, थॉर्नडाइक, फ्रॉइड और पावलोव। आप सब जानते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड ने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात की है। ठीक है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात की है इस थ्योरी की। पावलोव ने आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है। थर्नस्टन ने आपकी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी हैं, जो कि हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एरर थ्योरी है उसके बारे में। ठीक है, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने दी है। थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ लेते हैं। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक जो थे वो हैं आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उनको कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी इनको ही कहा जाता है। जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है उसका फादर भी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, इस थ्योरी को जो हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी है इसको ही ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, इसको ही थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म कहा जाता है। बेसिकली एडवर्ड ली थॉर्नडाइक कहते हैं कि लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, यानी एसआर बॉन्ड के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहते हैं कि जो लर्निंग है, यानी जो हम सीखते हैं, वो रिजल्ट है किसका? एसोसिएशन है बिटवीन किसकी? स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स की। ठीक है जी। हम जिस तरह का स्टिमुलस देंगे, जिस तरह का हम रिस्पॉन्स चाहते हैं, वैसा रिस्पॉन्स हमें मिलेगा। किस तरह से? बार बार प्रैक्टिस करने से। बेसिकली इसकी शुरुआत की थी एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, बट इसके बाद और भी कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने काम किया था। जैसे आपके स्किनर ने काम किया था, क्लासिक आपके पावलोव ने काम किया था। इन सब ने मिलके आपका किसका काम किया था? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स के बारे में स्टडी की थी। आप सब जानते हैं कि स्किनर का जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, जो आपको उनका पिजन पे है, रैट पे है, और आपका पावलोव का एक फेमस एक्सपेरिमेंट डॉग पे है। ठीक है, तो वो भी बेस्ड है आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे, एसआर बॉन्ड थ्योरी पे। इनकी जो फेमस एक्सपेरिमेंट है, फेमस एक्सपेरिमेंट आप कह सकते हैं कैट एंड फिश का, इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो काफी फेमस आपका साइकोलॉजी में रहता है। he worked on almost every animal except apes। तो इन्होंने एप्स पे स्टडी नहीं की है, बाकी ऑलमोस्ट इन्होंने सभी पे ही अपना एक्सपेरिमेंट किया है। बट जो फेमस है वो है हमारा कैट एंड फिश का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये कहते हैं कि ट्रायल एंड एरर मीन्स कमिटिंग एरर वाइल ट्राइंग टू अचीव अ गुड गोल एंड सोल्विंग अ प्रॉब्लम। यानी जब भी हम कोई भी गोल अचीव करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम उसमें गलतियां करते हैं, और जब हम बार बार उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो हम इजीली उस गोल को अचीव कर लेते हैं। बेसिकली ये है थोड़ा सा थॉर्नडाइक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरी? ओके, जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसका एक और नाम है, दूसरा नाम है, वो कौन सा है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, या नन ऑफ देम। देखिए, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है वो दी है पावलोव ने। ठीक है, ये दी है पावलोव ने। ओपरेंट कंडीशनिंग दी है स्किनर ने। ठीक है जी। ये दोनों तो आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, नन ऑफ दिस नहीं है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर थ्योरी के नाम से इसको
जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। थॉर्नडाइक परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। ओके, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था, बेसिकली आपको इनमें से ही बताना है किस पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए, चिंपैंजी पे किया था। किसने किया था? आपका इंजाइट थ्योरी कोहलर ने किया है। रैट पे एक्सपेरिमेंट किया है आपका स्किनर ने। कैट पे एक्सपेरिमेंट किया है हमारा किसने? थॉर्नडाइक ने। एंड डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया है पावलोव ने। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब थोड़ा सा इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, कैट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। सो बेसिकली इन्होंने कैट को एक बॉक्स में बंद कर दिया था, ठीक है, जिसमें आप ये देख सकते हैं एक मिरर लग रखा है, ठीक है, एक स्ट्रिंग इन्होंने लगा दी थी और लीवर था। अगर कैट इसको प्रेस करती थी तो ये जो डोर है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता था और बाहर आके वो अपना फूड ले पाती थी। कहीं पे आपको फूड दिखे तो कहीं पे आप फिश देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली जब ये इस स्ट्रिंग या लीवर को प्रेस करती थी तो ऑटोमेटिकली ये डोर जो था वो ओपन हो जाता था। शुरुआती में जब कैट को इसमें बंद किया गया तो पहले तो वो डोर पे हाथ मारती, फिर वो इस मिरर पे हाथ मारती कि जो ग्लास लगाया गया था, इधर उधर हाथ मारती कि दरवाजा खुल जाए और मैं अपना खाना खा लूं। पर धीरे धीरे जब वो उसके ट्रायल यानी बार बार प्रैक्टिस करने पे जब उसका एक बार पैर पड़ गया किस पे? लीवर पे, और ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल गया। दूसरी बार फिर से ट्राई करने पे बार बार धीरे धीरे उसकी जो टाइमिंग्स हैं वो कम होती गई और लास्ट में उसके प्रैक्टिस के साथ वो एकदम से जब उसको बंद किया गया एक बॉक्स में तो वो सीधे जाके क्या करती है? लीवर को प्रेस करती है और ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाता है। यानी ट्रायल एंड एरर, यानी जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे एरर्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। किस पे? कैट पे किया था। एक और एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया है और वो एक्सपेरिमेंट किया है इन्होंने फिश पे, ठीक है जी। अब जब इन्होंने फिश पे एक्सपेरिमेंट किया तो एक फिश थी, ठीक है, फंडुलस, फंडुलस फिश है, ठीक है, इसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपना। सो इस फिश को ये क्या करते हैं? एक टब में रख देते हैं और उस टब के दो पार्टीशन कर देते हैं। दो पार्टीशन के बीच में वो छोटा सा एक होल रख देते हैं, ठीक है, छोटा सा होल रख देते हैं, क्योंकि जो फंडुलस फिश होती हैं उनको एक शेडेड एरिया में रहना वो पसंद करती हैं, ठीक है। तो एक तरफ शेडेड एरिया होता है और एक तरफ लाइट एरिया होता है। अब वो फिश को लाइट एरिया में रख देते हैं, ठीक है, फिश को वो क्या करते हैं? लाइट एरिया में रख देते हैं और फिश क्या करती है? बार बार मूवमेंट करती है, ठीक है, क्योंकि उसको शेडेड एरिया में रहना पसंद होता है। तो गलती से उस होल से दूसरे शेडेड एरिया में चली जाती है, ठीक है, गलती से चल जाती है, उसको पता नहीं होता है किस तरह से होल है। जब वो मूवमेंट करते हैं तो एकदम से वो उस होल से निकल जाती है, तो फिर वो शेडेड एरिया में चली जाती है क्योंकि उसको शेडेड एरिया में रहना पसंद है। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट इस पे किया जाता है। फिर से फिश को लाइट एरिया में रखा जाता है, बार बार जब वो एरर करती है, ठीक है, तो उसके बाद वो उसकी एरर जो है वो कम होने लग जाते हैं, ठीक है। वो ट्रायल करने बार बार प्रैक्टिस करने से उसको लास्ट में समझ में आ जाता है कि यहाँ से होल है और मुझे यहाँ से होल से निकल के ही शेडेड एरिया में जाना है। सो ट्रायल एंड एरर थ्योरी बेसिकली बेस्ड इसी पे है कि हम अपनी जब बच्चा बार बार गलतियां करके सीखता है तो लास्ट में वो जो है वो अपनी गलतियों से सीख जाता है और वो दोबारा उस गलती को प्रैक्टिस नहीं करता है। तो इस पे बेस्ड थी हमारी ये थ्योरी। तो इस तरह से ये दो एक्सपेरिमेंट है जो फेमस एक्सपेरिमेंट है। How many primary laws of learning are given by Thorndike? So Thorndike ने सीखने के कितने प्राथमिक नियम दिए हैं? So basically laws of learning है, ठीक है, laws of learning, लॉज ऑफ लर्निंग दो तरह के लॉज की बात की है। पहले हमारे होते हैं प्राइमरी एंड प्राइमरी लॉज होते हैं, सेकंड होते हैं सेकेंडरी। सो बेसिकली हमारे जो प्राइमरी लॉज हैं वो तीन तरह के लॉज हैं, ठीक है जी। फर्स्ट है हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकेंड है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एंड थर्ड है हमारा लॉ ऑफ इफेक्ट। तो तीन तरह के लॉज दिए गए हैं प्राइमरी लॉज, ठीक है। अब सेकेंडरी लॉज कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने तरह के प्राइमरी लॉज हैं, तो तीन तरह के प्राइमरी लॉज हमें देखने को मिलते हैं थॉर्नडाइक की थ्योरी में। ये देखिए, ये दिए हैं हमें तीन तरह के लॉज, ओके। सो
लॉज ऑफ लर्निंग के दो लॉज है, एक तो हमारा प्राइमरी आ जाता है, दूसरा हमारा सेकेंडरी आ जाता है। प्राइमरी लॉ की तरफ देखें तो पहला लॉ हमारा आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस होते हैं कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए कितना रेडी है, ठीक है। अगर हम कोई भी चीज सिखाने जा रहे हैं तो वो कितना रेडी है उस चीज को सीखने के लिए। रेडीनेस में हमारे हम वो बच्चा जो है हर रूप से रेडी होना चाहिए, फिजिकली भी रेडी होना चाहिए, कॉग्निटिवली भी रेडी होना चाहिए। कि कॉग्निटिवली आप देख सकते हैं अगर कोई 4th स्टैंडर्ड में बच्चा है, ठीक है, तो हम उसको 8th स्टैंडर्ड का नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो कॉग्निटिवली रेडी नहीं है उन चीजों को सीखने के लिए। सोशली रेडी होना चाहिए, ठीक है जी। एंड आपका इमोशनली रेडी होना चाहिए। इमोशनली में आप देख सकते हैं कि फैमिली का इन्वायरमेंट भी इस तरह का होना चाहिए कि वो इमोशनली रेडी हो कोई भी चीज सीखने के लिए, ठीक है। तो सीखने के लिए कोई व्यक्ति कितना रेडी है उसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। ये अगर आप रेडी हैं तो आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होगी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ प्रैक्टिस जिसको कहते हैं कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं हम उसको बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी लर्निंग जो है वो बेहतर होती है। लॉ ऑफ प्रैक्टिस में हमारी दो तरह के आ जाती है, जिसमें हमारा यूज आ जाता है एंड हमारा डिसयूज आ जाता है। देखिए यूज में क्या होता है, कोई भी चीज हम सीख रहे हैं जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं उसकी तो हमारी जो है वो इंप्रूवमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर में डेली टाइपिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, टाइमिंग्स कम होगी, ठीक है। बट उसी चीज को मैं टाइपिंग को सीखने के बाद छोड़ दूं और मैं 1 साल बाद दोबारा से टाइप करूं तो डेफिनेटली तो मैं उसमें मिस्टेक करूंगी, ठीक है, मिस्टेक करूंगी और इसमें हमारी क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। कि बार बार जब हम किसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें हमारी इंप्रूवमेंट होगी। हम प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं तो हम मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। वही सेम एक एग्जांपल हम मैथ्स का ले लेते हैं। अगर मैं डेली मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही हूँ, रूल्स के साथ सॉल्व कर रही हूँ, डेली प्रैक्टिस करूंगी तो मेरी इंप्रूवमेंट होगी, बिल्कुल जायज सी बात है। अगर मैं मैथ्स को सॉल्व करना छोड़ देती हूँ और 2 साल बाद मैथ्स की बुक खोलती हूँ तो मैं उसमें गलतियां डेफिनेटली करूंगी। तो वो मिस्टेक्स और इंप्रूवमेंट का जो है वो आपको जुड़ा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज की। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज की तो उससे हमारी क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है। प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे हम क्या करेंगे, मिस्टेक्स करना शुरू कर देंगे। ये हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया। लॉ ऑफ इफेक्ट होता है कोई भी ऐसा काम करने से हाँ ये तय होता है कि वो काम हम दोबारा करेंगे या वो काम हम दोबारा नहीं करेंगे। कोई ऐसा बिहेवियर, हम कोई ऐसे काम करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, उसके रिजल्ट क्या रहते हैं, उस रिजल्ट के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि दोबारा मैं ये काम करूंगा या मैं नहीं करूंगा। तो बेसिकली इफेक्ट्स जो है वो दो तरह से जुड़े हैं, एक तो आपके पॉजिटिव एंड आपके जुड़े हैं नेगेटिव, ठीक है। कोई भी अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं या तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा या उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया लॉ ऑफ इफेक्ट पर काम करते करते। इसके बाद इस पे अपनी जो थ्योरी दी थी वो दी थी स्किनर ने, ठीक है, जिसपे उन्होंने 2 कंसेप्ट रखे थे, एक तो रीइंफोर्समेंट का और एक पुनिशमेंट का। तो वो किससे प्रभावित थे, वो प्रभावित थे थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट में, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेकेंडरी लॉस पे। बेसिकली आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके प्राइमरी लॉस, बट क्योंकि हम सेकेंडरी लॉस को भी एक बार देख लेंगे। सो सेकेंडरी लॉस कौन से रहते हैं, लॉ ऑफ प्राइमेसी। लॉ ऑफ प्राइमेसी उसको कहा जाता है जब हम बच्चे को शुरुआती से कुछ नया सिखाते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है और सामने से कैट जा रही है, मैं उसको कहती हूँ कि वो कैट है जो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम बच्चा जब उसको कैट को देखेगा तो वो पहचान लेगा कि इसको कैट कहा जाता है। मतलब कोई भी चीज आप बच्चे को सिखाते हैं तो वो बच्चे को क्या याद रह जाती है, जब वो नेक्स्ट टाइम देखता है तो वो क्या करता है, उसको पहचान लेता है। लॉ ऑफ प्राइमेसी, उसको लॉ ऑफ प्राइमरी भी आप इसको कह सकते हैं। लॉ ऑफ रेसेंसी होती है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हम एकदम से सीखते हैं और हमें लंबे टाइम के लिए याद रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम देने जा रही हूँ तो एग्जाम देने से पहले जो मैं रिवाइज कर रही हूँ वो मुझे काफी समय तक याद रह जाता है, लॉ ऑफ रेसेंसी उसको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी होता है जब हम बच्चों को जो स्टिमुलस दे रहे हैं वो कितना रियल है, रियल एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बच्चों को साइंस पढ़ा रही हूँ और मैं उनको प्रोजेक्ट दे रही हूँ, किसी भी एक विषय पे ले सकते हैं। उस प्रोजेक्ट का अगर वो रियल सिचुएशन के साथ मैं उसको जोड़ रही हूँ तो डेफिनेटली बच्चे जो हैं वो उसको लंबे समय तक याद रखेंगे, यानी रियल एक्सपीरियंसेस बच्चों को देना, ठीक है।
नेक्स्ट है इस तरह के ड्रामास करवाना, इंटरेस्टिंग प्ले करवाना, कुछ इस तरह की चीजें करवाना कि जो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग हो और रियल लाइफ के साथ उनको जोड़ पाए। मल्टीपल रिस्पॉन्स, एक मेथड काम नहीं कर रहा है तो किसी दूसरे मेथड का यूज करना। लो सेट और एटीट्यूड, इस तरह का एटीट्यूड डेवलप करना कि बच्चा सीखने के लिए मतलब आप कह सकते हैं कि वो सीखने के लिए रेडी रहे, ठीक है। लो ऑफ एटीट्यूड में आ जाएगा कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट हमने बच्चों को देना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तभी बच्चा इजीली सीख पाएगा। लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन, लॉ ऑफ एनालॉजी में होता है कि हम बच्चों को रियल लाइफ के साथ जोड़ें, ठीक है। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म, एनसीएफ 2005 बात करता है कि बच्चों को हमने रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जोड़ना है ताकि वो खुद से नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग होती है कि एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलेशन में परिवर्तन करना। हम पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अनकंडीशनड रिस्पॉन्स होता है, उसको तब्दील करना होता है कंडीशनड रिस्पॉन्स में, ठीक है। यूसीआर को यूसीएस में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, कंडीशनड स्टिमुलस में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या होता है कि सबसे पहले हम डॉग के सामने खाना लेके आते हैं तो खाने को देके उसके मुंह से जो लार आती है वो होता है अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। ऑटोमेटिकली आप डॉग के सामने खाना लेके जाओगे तो सलाइवा तो आएगा ही आएगा, ठीक है। बट वो बार बार प्रैक्टिस जब करते हैं कि हमने अनकंडीशनड को कंडीशन में तब्दील करना है, आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल में कन्वर्ट करने के लिए बार बार वो कंडीशनिंग करते हैं। और कुछ समय आप देखते हैं कि बेल बजने के तुरंत बाद ही डॉग के मुंह से सलाइवा आना शुरू हो जाता है। तो बार बार हमने क्या करना है, स्टिमुलस में परिवर्तन करना है। लॉ ऑफ पार्शली, टीचर जब कोई भी चीज छोटे छोटे पार्ट्स में बच्चों को समझाता है तो उसको कहा जाता है लॉ ऑफ पार्शल एक्टिविटीज। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉ। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। द लॉ ऑफ लर्निंग इज गिवन बाय, लॉ ऑफ लर्निंग जो है वो किसने दी है, पैवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर। सो लॉ ऑफ लर्निंग दिया है हमारा थॉर्नडाइक ने। आप सब जानते हैं कि पैवलोव ने दी है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। स्किनर ने दी है ऑपरेंट एंड हमारे कोहलर ने दिए इनसाइट और हमारे थॉर्नडाइक ने दिया है लॉज ऑफ लर्निंग। ये आपको याद रखना है। पैवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसआर बॉन्ड थ्योरी की ही बात करते हैं। लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज कम्स अंडर द प्राइमरी लॉ। आप सब जानते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है कि लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज कौन से प्राइमरी लॉ के अंडर आते हैं। प्राइमरी लॉ के अंदर तीन चीजें आती हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज जो है वो आते हैं हमारे लॉ ऑफ एक्सरसाइज में, यानी इसी में ही प्रैक्टिस भी आ जाता है, ठीक है जी। लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या होता है कि हम कोई भी चीज जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उससे हमारी पॉजिटिव इंप्रूवमेंट होती है, और हम जब उस चीज को वहीं पे ही छोड़ देते हैं तो वो उसको बाद जब दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें हम मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। सो लॉ ऑफ एक्सरसाइज हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय हुम, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी लॉज जो है वो किसने दिए हैं, सो आप सब जानते हैं कि थॉर्नडाइक ने दिए हैं, पैवलोव ने आपकी क्लासिकल दिया है, स्किनर ने आपका दिया है ऑपरेंट एंड कोहलर ने दिया है इनसाइट। तो लॉ ऑफ जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज हैं वो आपके आते हैं लॉज ऑफ लर्निंग में, उसके दो पार्ट्स इसमें शामिल होते हैं। According to Thorndike, the term association was modification later, यानी थॉर्नडाइक के अनुसार एसोसिएशन शब्द को बाद में इस प्रकार संशोधित किया जाता है। एसआर थ्योरी को किसके साथ जोड़ा जाता है, बॉन्ड और कनेक्शन, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, ठीक है। तो देखिए नन ऑफ देम तो आपका गलत होगा नहीं, जो टर्म एसोसिएशन है वो जोड़ी जाती है बॉन्ड के साथ और कनेक्शन के साथ। दो चीजों के बीच का कनेक्शन किसका, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का। सो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा। In class teaching, the step of introducing a lesson is based on which law of learning? Okay, so basically हमें इसमें बताना है कि कक्षा शिक्षण में पाठ शुरू करने का चरण सीखने के किस नियम पर आधारित है। अगर हमें क्लासरूम में लेसन को इंट्रोड्यूस करना है तो वो किस पे बेस्ड होगा, लॉ ऑफ इफेक्ट,
लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एनालॉजी और लॉ ऑफ एसोसिएशन। सो बेसिकली बात करो, जब हम क्लासरूम में कोई भी लेसन को शुरू करते हैं तो वो शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि बच्चा क्या उस लेसन को पढ़ने के लिए रेडी है। सो लॉ ऑफ रेडीनेस जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, तत्परता का नियम। 10th है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉज ऑफ रेडीनेस। अब हमें बताना है कि तत्परता के नियम का अर्थ क्या है। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या है? फोर्स ऑफ द चाइल्ड टू लर्न, जब हम बच्चों को फोर्स करते हैं सीखने के लिए। मेंटल प्रिपरेशन ऑफ एक्शन, बच्चों को जब हम मेंटली प्रिपेयर करते हैं कोई भी एक्शन लेने के लिए। ये रेडी फॉर एवरीथिंग, सब कुछ सीखने के लिए जब वो तैयार रहता है, या नन ऑफ दिस। देखिए लॉ ऑफ रेडीनेस आप सब जानते हैं कि जब बच्चा पूरी तरह से किसी भी चीज को सीखने के लिए रेडी होता है तभी वो उस चीज को सीख पाता है। चाहे हम फिजिकली बात करें, चाहे कॉग्निटिव रूप से बात करें, सोशली बात करें, इमोशनली बात करें, ठीक है। तो जब वो सीखने के लिए रेडी रहता है तो उसको कहा जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक सेकंड, ओके ओके, सो ओके, बी हमारा बिल्कुल सही होगा जब वो मेंटली प्रिपेयर होगा, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर फॉर एक्शन, कुछ सीखने के लिए, कोई एक्शन लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर होगा, उसको कहा जाएगा लॉ ऑफ रेडीनेस। Which one of the following is the subordinate law regarding the learning process and proposed by Thorndike? अब हमें इसमें बताना है कि थॉर्नडाइक द्वारा जो प्रस्तावित सीखने की प्रक्रिया है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधीनस्थ कानून है। ओके ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या बताना है कि कौन सा रिगार्डिंग लर्निंग प्रोसेस से आधारित है, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, इफेक्ट, रेडीनेस टू शिफ्टिंग और लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि लर्निंग प्रोसेस से जो संबंधित है, ठीक है, तो वो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। एक सेकेंड, ओके। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, जब हम लर्निंग प्रोसेस के साथ उसको जोड़ते हैं, ठीक है, एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, ठीक है जी। Which law explain the role of practice in learning, यानी कौन सा नियम सीखने में अभ्यास की भूमिका का व्याख्या करता है। प्रैक्टिस के लिए कौन सा लॉ जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब प्रैक्टिस के साथ जो जुड़ा है, जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो आप सब जानते हैं कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम का नियम जो है वो प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ है। तो सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हम कोई भी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो उसके हमारे क्या प्रभाव पड़ते हैं, और जब हम उसको चीज को छोड़ के दोबारा प्रैक्टिस करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये जुड़ा है मेरा हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज से। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, व्हेन अ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज अकम्पनीड बाय द सैटिस्फाइंग स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। हमें बताना है कि जो व्यायाम के नियम है उनके अनुसार जब उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध एक संतोषजनक स्थिति के साथ होता है तो उसको क्या कहा जाता है, ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम रहेगा, और आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम बार बार एक्सरसाइज करवाएंगे, कनेक्शन जोड़ेंगे किसका, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, तो उससे क्या होगा, उसकी जो सेटिस्फाइंग स्टेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये पसंद आए होंगे। बेसिकली आपका ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहता है और आपके इससे क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जाते हैं। सो लास्ट में मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ बैचेस चल रहे हैं जिसमें हमें टीचिंग से रिलेटेड भी बैचेस रहते हैं। हमारा एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का 6th ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है बैच अवेल करने के लिए, आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का 3rd ऑनलाइन बैच 18 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये आपको निम्बस करियर ऐप पे ही मिल जाएगा। कुछ और पेड ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, आप अवेल करना चाहते हैं निम्बस करियर ऐप पे जाके आप अवेल कर सकते हैं। और आपके लिए ये नंबर है, आप बैच अवेल करने के लिए कोई क्वायरी आपकी रहती है, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसमें आपको डेली की जो पीडीएफ्स हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। सो उम्मीद है आपको आज की थ्योरी पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।